हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे प्रश्न मैंने ले रखे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी क्रैश कोर्स चल रहा है, आपका एग्ज़ाम भी एक तरह से फिक्स है नवंबर के फर्स्ट वीक में। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करके रेगुलर जो वीडियोज़ आ रही हैं क्रैश कोर्स की, वो सारी वीडियोज़ आप देखिएगा। मैं चाहता तो आपको और भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता सकता था, लेकिन ये मैं अपने आप जानबूझ करके जो सिलेक्टेड मुझे लग रहे हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूँ। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा है। दोनों को आप देख लीजिएगा, आज और अभी देख लीजिएगा, और उसके बाद इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चंस और आप उन सारे प्रश्नों के जवाब देते जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ आई हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अब इस वाले पार्ट में आपको क्या गलती नज़र आ रही है, पहले आप वो देख लीजिए। देखिए, ज़्यादातर इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर जो गलती आपको हमेशा देखने को मिलेगी, कभी भी स्टार्टिंग में अगर इट इज इस तरह से कुछ आ जाए, यानी कि इट इज आई इस तरह से कुछ भी आ जाए, तो आपको ये समझ लेना है। यानी इसका एक रूल होता है, वो ये रूल होता है कि अगर इट इज आई स्टार्टिंग में दे रखा है या फिर इट इज यू लिख रखा है, मतलब स्टार्टिंग में इट इज आएगा, ठीक है, और इसके बाद आई यू कुछ भी आए, ज़्यादातर पेपर में आई आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो डब्ल्यू एच लिखा रहता है, इसके बाद जो ये वर्ब आती है वो इससे डब्ल्यू एच से पहले वाले पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक बात आप बताइए, जब आई आ रहा है तो यहाँ पर एम आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए इज की जगह पर एम आ जाएगा। एकदम याद रखें, स्टार्टिंग में इट इज के बाद जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग इस डब्ल्यू एच के बाद में वर्ब आती है। ऐसे समझिएगा ये डब्ल्यू एच है ही नहीं। जब होगा नहीं तो बताओ आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं ना। इसलिए इज यहाँ पर आना चाहिए, और फिलहाल में मेरा बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट। तो ये 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आपका प्यार सपोर्ट मिलना चाहिए बस। आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है कि देयर इज ओनली वन क्योर टू द एबल्स which newly acquired freedom processes and that cure is freedom। क्या लगता है, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए, इस सेंटेंस में आपको ये नज़र आ रहा होगा विच, ये विच है ना। एक रूल ये होता है कि वैसे विच नहीं आएगा यहाँ पर आएगा दैट। ये एक रूल होता है, शायद आपने नहीं पढ़ा हो, मैं इसे पहली बार बता रहा हूँ। देखिए, इसमें ये होता है कि अगर कभी भी ना बीच में अगर विच वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है तो विच के स्थान पर आपको पता है दैट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि जो दैट का एंटीसीडेंट क्लॉज होता है, यानी कि वन ये लिख रहा है ना, वन क्योर टू द एबल्स है, जिसके पहले ओनली का यूज हुआ है। तो ऐसा ये कहा जाता है, ये रूल है कि एंटीसीडेंट जो क्लॉज के पहले यदि ओनली का प्रयोग किया गया है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर आएगा ना वो दैट आएगा। तो इसलिए यहाँ पर विच की जगह पर दैट आ जाएगा। तो यहाँ पर विच हटाएंगे और दैट यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि ओनली का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ओनली के साथ जो जोड़ा है वो दैट का आता है। हो गया ना। अब आपसे मैं पांचवा पूछता हूँ कि ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर, नो एरर। ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो गलती है वो आपको मुझे बतानी है। आप भी पढ़िएगा, आप भी सोचिए इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो ओवर है ना, ओवर का जो यूज है वो एक्सटेंसिवली के बाद में होगा। ये रूल है, शायद पढ़ा हो या न पढ़ा हो मुझे नहीं पता आपने। ये एक्सटेंसिवली के बाद में यूज होगा ओवर का। सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ आपको। जो फ्लू होता है ना, फ्लू ये जो है FLEW, ये जो फ्लू है ये एक वर्ब है, जबकि एक्सटेंसिवली क्या है? ये एडवर्ब है। तो ये रूल होता है कि वाक्य में अगर कभी सेंटेंस है और वो एक्टिव वॉइस में है तो एडवर्ब का जो प्लेसमेंट होगा वो वर्ब के क्या होगा? बाद में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब वर्ब के, अच्छा दूसरी बात बताता हूँ आपको। ये जो ओवर है ना, ओवर एक प्रेपोजिशन है। एक रूल होता है कि प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। अब एक्सटेंसिवली LY आ रहा है, ये तो एडवर्ब हुई ना भैया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, लेकिन कोई भी एडवर्ब नहीं आती। तो इसलिए, लेकिन ये एडवर्ब आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, इस ओवर को पीछे रख देंगे और ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, ठीक है।
और ये बी वाले पार्ट में गलत। देखो कितना प्यारा ये आपको एरर से सीखने को मिलेगा। यानी कि वर्ब है और वर्ब के बाद एडवर्ब आती है, राइट। और अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा भी ना तो वो इस एडवर्ब के बाद में आता है। तो ये चीज़ है, बाकी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अब देखिएगा ये सिनोनियम है और आपको बताना है कि इम्पैकेबल का क्या होगा। जब मैं पढ़ता था अपने सर मिस्टर कॉल सर से इंग्लिश, तो उस टाइम पर इम्पैकेबल काफ़ी अच्छा वर्ड था और इसके ऊपर काफ़ी जो है सर ने डाटा भी था। स्पेलिंग्स वोकेब याद करने के लिए दिया था, लेकिन इम्पैकेबल कुछ नया सा लग रहा था और मुझे याद नहीं हुआ था, इसलिए मुझे आज मतलब याद है इम्पैकेबल क्या होता है। देखिए, इम्पैकेबल का मतलब होता है जिसमें गलती ना हो, मतलब त्रुटिहीन, त्रुटि रहित। और तो इसका वही सिनोनियम बताना है। सिनोनियम मतलब क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब वही होता है जिसमें गलती ना हो, फ्लॉ नहीं हो, बिल्कुल गलती नहीं हो। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और दिखाऊं? ये देखो आप, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इम्पैकेबल, राइट, जिसमें कोई गलती ना हो। और इसका वही फ्ला माने गलतियाँ होता है, एरर होता है, और उसमें लेस जुड़ गया मतलब वो नेगेटिव हो गया। आगे आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको मैं बताता हूँ। आगे अब आपको ओपोजिट बताना है। ये लिख रहा है इसमें प्रेडिलिगेशन। तो ये जो शब्द है ना, उन सबको आप नोट करते जाइए। तो ये आपको याद रख लेना है कि जो प्रेडिलेक्शन होता है, प्रेडिलेक्शन का मतलब ही वही होता है कि किसी चीज़ को आप चाहते हैं, बहुत मन तन से किसी चीज़ को आप चाहते हैं, लाइक करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट भी आपको नोट कर लेना है, राइट। इसका हो जाएगा एक तरह से घृणा हो जाएगा, मतलब अवर्जन। तो अवर्जन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी वाला। ये दोनों ही एकदम नए वर्ड हैं आपके लिए। एक है इसमें प्रेडिसीमेंट, वही होता है एक तरह से संकट बोल सकते हैं उसे। एक है इसमें आफ्टर थॉट, मतलब काम करने के बाद जो आपके विचार आते हैं, आफ्टर थॉट होता है। ठीक है। एक है इसमें पोस्टपोनमेंट, वो भी क्या होता है, जैसे कोई स्थगन से रिलेटेड होता है, राइट। आगे देखिएगा पॉम्पस। इसका भी आपको उल्टा बताना है। अच्छी स्पेलिंग है पॉम्पस, बोलोगे 2-3 बार मजा आएगा और याद हो जाएगा। पॉम्पस का मतलब वही होता है एक तरह से आडंबर, मतलब ढोंग विद्या है ना, उसे बोलते हैं, या फिर गर्वित भी बोल सकते हैं। तो लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो भी स्पेलिंग्स मैं आपको करवा रहा हूँ वो सब आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? हम्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? हम्बल हो जाएगा, एकदम विनम्र, जिसमें कोई भी ढोंगबाजी नहीं हो, इतराना नहीं हो। हम्बल होता है, नम्र विनम्र। कितनी अच्छी है ना। और देखिएगा एक है इसमें अपपिश। ये देखो अपपिश। अपपिश का भी मतलब एक तरह से घमंडी होता है। मीक, मीक माने अहंकार रहित, जिसमें अहंकार न हो। एक है इसमें ग्रैंडियस। ग्रैंडियस का भी मतलब वही दिखावटी होता है। आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, ओए क्या मतलब बहुत प्यारी स्पेलिंग है, पिछली बार एनडीए में पूछी गई थी। आगे देखो सेरीन। सेरीन का मतलब होता है वही शांत होता है। और आप मुझे बताएंगे कि अभी नॉमिनेट किस देश के राष्ट्रपति को किया है जिनको नोबल शांति का नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि शांति का नोबल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, और बाकी जो बचे हुए नोबल पुरस्कार होते हैं वो किस देश में दिए जाते हैं, दोनों में ही अंतर होता है। तीसरा सवाल, यानी कि ये राइट, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब से नोबल पुरस्कार दिया स्टार्ट किया था, सबसे पहला जो है नोबल पुरस्कार कब से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया था भारत के अंदर? पहले वो व्यक्ति बताइए मेल में जिन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे, जो पहले साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, और पहली महिला कौन सी थी? ये सारे प्रश्नों के जवाब बहुत आसान है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। और सभी कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट को पिन जरूर करूँगा। तो देखिएगा वही साइरिन का मतलब क्या होता है? शांत होता है। लेकिन इसका आपको ऑपोजिट बता देना है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? रफल, वही मतलब रफल्ड। रफल्ड का मतलब घबराया हुआ, परेशान, ठीक, अस्थिर, राइट। तो रफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे राफेल नहीं है, रफल्ड है। अच्छा, एक और सवाल है कि जो राफेल है वो किस कंपनी ने बनाया था राफेल? एक और सवाल, आपको पता है वो फ्रांस फ्रांस है ना, तो फ्रांस का भी एक छोटा सा हिस्सा है जो जो मालदीव के पास में है। आप मुझे बताएंगे उसका नाम क्या है? और मालदीव की एक घटना जो अभी अभी, जिसमें हिंदुस्तान ने भी सपोर्ट किया था, राइट, वहाँ पर कुछ, चलो फिर मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, अदरवाइज आप समझ जाएंगे। और उसके पास में हमारे
हिंद महासागर का सबसे बड़ा आयरलैंड है, उस आयरलैंड का नाम बताना है जिस पर मैं जा चुका हूँ। उसका नाम है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का, राइट। पूरा प्रशांत है भाई, मतलब काफ़ी बड़ा है। आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय द वे, कम टू द पॉइंट, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। ये जो जो टू द लेटर है ना भैया, इस टू द लेटर का मतलब बताना है, यानी यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। अब ये सारे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो याद कर लेना है। मतलब टू द लेटर का मतलब होता है इन एवरी डिटेल, पूर्ण रूप से। यानी आप सफल हो जाएंगे यदि आप मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वो भी पूरी तरीके से, इन फुल डिटेल्स। तो इन एवरी डिटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस है और ये बताना है टू रीड बिटवीन द लाइंस। टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब बहुत अच्छा है। मतलब वही होता है एक तरह से, कहते हैं ना, मतलब अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। यानी कि ये दो लाइन है, सब ऐसे समझिए कि ये दो लाइन है और इनके बीच में जो लिखा है उसको भी आप समझ पा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी समझ पा रहे हैं, तो उससे बोलते हैं, राइट। तो ये आपको याद रख लेना है कि टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और बताना है आपको कि वेयर डिसिप्लिन इज कॉन्कर्ड आई पुट माई फुट डाउन। तो ये देखो, पुट माई फुट डाउन, ये जो लिखा हुआ है, आई को छोड़ देना, पुट माई फुट डाउन होता है। और इसका मतलब क्या होता है, वही एक तरह से इरादा, मतलब कठोर है ना, इरादा कर लेना, मतलब टेक अ फर्म स्टैंड। हाँ, मुझे एकदम सुधार देना, जहाँ पर भी डिसिप्लिन का थोड़ा भी कंसर्न होगा तो वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुट माई फुट डाउन का ही मतलब ये होता है कि अपना स्टैंड ना, कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर स्टैंड ले लेना। तो ये हो जाएगा टेक अ फर्म स्टैंड हो जाएगा। आगे देखिए, द ये देखो ये लिखा है स्टूड हिज ग्राउंड। तो स्टैंड हिज ग्राउंड का मतलब होता है, मतलब अपनी जगह पर खड़े रहना, मतलब कायम रहना, कीप स्टैंडिंग, अपनी बात पर टिके रहना। आगे देखो, वन वर्ड आपको बताना है, बिलीफ इन मैनी गॉड्स, यानी बहुत सारे भगवानों में जो भरोसा करता है, एक नहीं बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है ना। तो हो सकता है आपने शायद पहले ना सुना हो, बट फिर बताता हूँ। कई देवों में मतलब विश्वास करने वाले को, व्यक्ति को, वही बहुदेव, वही, उसे हिंदी एक शब्द है मुझे याद आ रहा है ना, उसे बोलते हैं बहुदेववाद। बहु माने बहुत, देव मतलब परमात्मा, वो वही, वाद मतलब एक तरह से कल्चर बन गया, बिलीफ इन मैनी गॉड्स, उसे बोलते हैं पॉलीथीज्म। ये नया वर्ड है आपके लिए, बहुत सारे भगवानों में विश्वास ना, ईश्वर अल्लाह परमात्मा और कृष्ण भगवान और भैया राम श्याम सब, तो होता है पॉलीथीज्म। तो पॉलीथीज्म ये नया है आपके लिए, याद कर लीजिएगा। चलो और बताता हूँ। एक है इसमें मोनोथीज्म। मोनोथीज्म का मतलब होता है बिलीफ इन अ सिंगल गॉड। वैसे मोनो माने मोनो डांस होता है, सिंगल ही होता है मोनो का। तो ये तो एक, जब एक भगवान में हो तो ये हो जाएगा, और एक से ज़्यादा में हो तो पॉली हो जाएगा। एक है इसमें पैंथियज्म। पैंथियज्म का मतलब होता है कि सभी देवों पर विश्वास करने वाला, राइट। सभी देवों पर जो भी दे रखें, बिलीव्स इज ऑल गॉड्स, राइट। जो भी हैं उनको, और जो नहीं है वो हो जाएगा पॉलीथीज्म में। और राइट, जो भी अपने देवता वगैरह उनको भी मान लेता है, वो ही पॉलीथीज्म के अंदर आता है। और पैंथीज्म के मतलब होता है कि जो आपको दिख रहा है, राइट, सर्व ईश्वर है जो हमेशा आपको चित्रों पर इनको दिखता है, तो राइट पैंथीज्म होता है। एक इसमें एथीज्म। एथीज्म का मतलब होता है कि जो भगवान में भरोसा ही ना करे, किसी में भी भरोसा ना करे, उसे बोलते हैं एंथीज्म। और थीज्म का मतलब क्या होता है बताओ, थियस्ट होता है, थियज्म होता है वही आस्तिक जो भगवान में भरोसा करता है, वो कोई भी हो। आगे देखिएगा, आगे आपको बताना है मेरे भाई कि इफ़ आई वुड रियलाइज, मैं थोड़ा यार जानता हूँ नहीं हूँ ये फॉन्ट वॉन्ट कैसे मोटे होते हैं कैसे बड़े होते हैं, बट चलो कोशिश कर लूँगा, आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। देखो ये फॉन्ट कितना है ना छोटा कर दिया है, चलो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा, यार कोई है भी नहीं बताने वाला। आगे देखिएगा, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग टू अरेस्ट द डिटेरियोरेशन। तो अब आपको ये समझ लेना है कि इसमें क्या गलती है। देखो पहली बात तो ये समझो कि इफ़ लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर कभी भी इफ़ के साथ कभी फ्यूचर तो नहीं आ सकता भाई। विल का पास्ट, विल सेल बिल फ्यूचर में ना, तो शुड और वुड ये क्या है, ये फ्यूचर का ही तो पास्ट होता है, तो ऐसे में फ्यूचर तो आ नहीं सकता, इसलिए ए वाले में गलती है। और याद रखना वुड हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैड आएगा, और ये तो आप सबको पता होगा कि हैड थर्ड फॉर्म, तो आगे वाले में वुड हैव थर्ड फॉर्म है। तो मतलब ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है हमेशा कि इफ़ के साथ कभी वुड हैव नहीं आता भाई,
इफ के साथ अगर कंडीशनल सेंटेंसेस है, ठीक है, तो वहां पर हैड थर्ड फॉर्म है, तो आगे भी देख लेना वुड हैव थर्ड फॉर्म है या नहीं। आगे देखिएगा, ही हैज बीन एनहांस्ड इन पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटेग्रिटी। तो इस सेंटेंस में क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छे हैं, वन वर्ड आपको बताना है। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? बताता हूँ, देखिए, इसका मतलब होता है कि वृक्ष की डाली पर ना फूलों के गुच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा गुच्छे, तो उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इनफ्लो, राइट, इनफ्लोरेसेंस। तो ये हो जाएगा आपका इनफ्लोरेशंस, तो ये देखो ये वाला बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अच्छा बुके क्या होता है? देखो बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट, गिफ्ट वगैरह के तौर पे जो देते हैं ना भैया, उन्हें बोलते हैं बुके, राइट। आगे देखिए, एक है इसमें वर्थ, WREATH, तो वर्थ का मतलब पता है क्या होता है? पुष्प की माला होती है, जैसे आपने देखा होगा हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो पुष्प की एक टायर टाइप की माला बना लेते हैं, तो उसे वर्थ बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखो 34, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, इसका मतलब क्या होता है? वही एक तरह से जो शक वगैरह करता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, तो उसे बोलते हैं साइनिक, तो साइनिक इज द राइट हो जाएगा। एक है इसमें एग्नोस्टिक, वही अपने ऊपर जो थोड़ा डाउट करता है, वन हु डाउटफुल और नॉन जो मतलब किसी चीज़ के ऊपर शक वक करता है, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। आगे देखिएगा, एक है इसमें मिसोगिनिस्ट, मिसोगिनिस्ट का मतलब क्या होता है? महिलाओं से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स विमेन, उसे बोलते हैं मिसोगिनिस्ट। देखो जो जो समझ में आता है, जो जो ध्यान रहता है, वो आपको बताते चलते हैं। आगे देखिएगा, अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, मतलब ऐसा म्यूजिशियन जो बहुत अपने एकदम हाईली प्रोफेशनल टाइप का है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्चुओसो, तो ये हो जाएगा वर्चुओसो हो जाएगा, मतलब बी वाला हो जाएगा। एक है इसमें, और बाकी बाकी देखिए परफॉर्म, अच्छा देखो परफॉर्मर क्या होता है? वही अभिनय करने वाला, जैसे डांस वांस करने वाला ना, राइट, उसे बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे और देखिएगा, अ मेथड ऑफ, एक और है, अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है एक तरह से वही मतलब कोई चीज़ होता है, इसका मुझे याद तो नहीं आ रहा अभी, बट आप अगर याद है इसका तो आप मुझे ज़रा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। आगे देखिएगा, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, तो यहाँ पर आपको ये बता देना है कि वन वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कोई है कला के क्षेत्र में अग्रणी समूह जो होता है, तो उसे बोलते हैं एवेंट गार्ड, तो ये हो जाएगा आपका ए वाला राइट आंसर। एक और देखिएगा, वन हु हेल्प्स पीपुल बाई गिविंग दैम मनी और अदर एड, यानी किसी भी चीज़ के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, किसी भी तरीके से किसी की हेल्प करना, तो उसे क्या बोलते हैं? हितकारी, नहीं हितकारी वो नहीं है, उपकार कर देते हैं ना उसे, बेनिफैक्टर बोलते हैं उसे, तो बेनिफैक्टर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बेनिफिशियरी का मतलब वही लाभार्थी, जैसे बैंक वगैरह में बेनिफिशियरी ऐड करते हैं ना भाई, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन से कुछ भी फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो टाइकून होता है, वो उद्योगपति पैसे वैसे वाले होते हैं ना, उसको बोलते हैं पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब क्या होता है? देशभक्त होता है। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं उसे। एक इसमें परसिस्ट, और परसिस्ट का मतलब क्या होता है सर? देखो भैया, परसिस्ट किधर गया, हाँ परसिस्ट है ना, परसिस्ट का मतलब होता है एक तरह से डरे रहना, या फिर थोड़ा डटे रहना, माफ़ी चाहूँगा, डरे नहीं डटे रहना, परसिस्ट एक जगह पर रहना, जैसे हमारे इंडियन आर्मी है ना भाई, पेंगोंग झील पर जो इंडियन आर्मी फौज है, एकदम परसिस्ट है अपनी जगह पर। इंसिस्ट है मतलब क्या हो जाएगा? इंसिस्ट है, सेम बताना आपको, मतलब अड़े रहना एक तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इंसिस्ट हो जाएगा। एक है इवेंचुअली, और इवेंचुअली का सिनोनियम होता है, इवेंचुअली मतलब अंततः या आखिरकार, मतलब वही होते हैं, इवेंचुअली फाइनली एक ही बात है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे ये इसकी आंसर की है जो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। आगे
तो देखिए कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, आप सबके लिए प्रैक्टिस मैंने करवा दिया। जो नए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा तो परेशान होने की बात नहीं है, उसे स्किप कर सकते हैं। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो 2 वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।